अगर हम लोग बात करते हैं बीएच कर्व की, तो बीएच कर्व के बारे में बेसिक हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली बीएच कर्व किसी भी ट्रांसफार्मर का और उसके पहले क्वाड्रेंट की बात करता हूं केवल, तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को एक्साइट करने की कोशिश करेंगे फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करके या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें इनिशियल पोर्शन आपका लीनियर होगा और उसके बाद नॉन लीनियर होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसी कर्व को, यानी कि अगर मैं किसी ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करने की कोशिश करूं, यानी कि उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच को जीरो करूं, या कह सकता हूं करंट के टर्म्स में कि जो एक्साइटिंग करंट है उसे अगर जीरो करने की कोशिश करूं, तो ये कर्व अपने आप को रिट्रेस करता है और कुछ रेड कलर की जो लाइन आ रही है ये आपके सामने आ जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब हम उसे डी एनर्जाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर बचा रह जाता है, और उस फ्लक्स को हम लोग नाम देते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूं पुराने लेक्चर्स में। रेसिडुअल फ्लक्स जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें डीसी मशीन की, तो वहां पे जितनी भी सेल्फ एक्साइटेड मशीन है उन सब में यही रेसिडुअल फ्लक्स जो होता है, इसी की मदद से आप वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कर पाते हो। खैर, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहां पे ये रेसिडुअल फ्लक्स आपको देखने को मिलता है कोर के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे यानी कि जिस समय हमने ऑन करा था उस समय फ्लक्स जीरो था, लेकिन जब हमने सिस्टम को ऑफ करा, यानी कि जब हमने सप्लाई ऑफ करी पॉजिटिव साइकिल में, तो मुझे कुछ रेजिडुअल फ्लक्स ऑफ कंडीशन में कितना मिला, 5R मिला। ठीक, नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे ये रेजिडुअल फ्लक्स ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस की बात करें तो डबलिंग इफेक्ट हम लोग पुराने लेक्चर में 2-3 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, कैसे दूर करना है वो भी कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से रेजिडुअल फ्लक्स अगर हमारे सिस्टम में है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर में रेजिडुअल फ्लक्स रिलाई कर रहा है, तो फिर क्या होगा ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस पे। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे कि इफेक्ट क्या होगा रेजिडुअल फ्लक्स का स्विचिंग ट्रांजिएंट पे। स्विचिंग ट्रांजिएंट से मतलब डबलिंग इफेक्ट पे बेसिकली। शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ डबलिंग इफेक्ट की, तो वो चीज़ ऑलरेडी हम लोग कई बार देख चुके हैं। एक वोल्टेज वेवफॉर्म होती थी जो कि हमारा आइडियल होता था, और एक होता था हमारा डिजायर्ड फ्लक्स वेवफॉर्म, आइडियल फ्लक्स। अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ T0 पे, तो मुझे इस पिंक कलर की लाइन की तरह 2 m मैग्नीट्यूड वाली हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता था। रीजन क्या था? रीजन मैग्नेटिक इनर्शिया था, देख चुके हैं। और ऐसे में जो मैग्नेटिक इनर्शिया के साथ साथ मेन रीजन था जब हम स्विच ऑन कर रहे थे T0 पे, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक इनर्शिया के कारण जो नीचे का -5m था वो पीक पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, और ये हमने लिख दिया था डबलिंग इफेक्ट। ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज देख चुके हैं। नाउ अगर मैं बात करता हूँ रेजिडुअल फ्लक्स की, यहाँ पे ये तो हो गया डबलिंग इफेक्ट। रेजिडुअल फ्लक्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। रेजिडुअल फ्लक्स ये डिसाइड करेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी कोर की। यानी कि हमने पिछले कर्व में देखा, अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इस कर्व में मैंने देखा कि हमारी जो कर्व जो था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कर्व तुम्हारा यानी कि 2 m यानी कि जो एक्चुअल वेव फॉर्म है, मैं यहाँ बता देता हूँ ये कौन सी वेव फॉर्म थी। ये तुम्हारी एक्चुअल वेव फॉर्म है, यानी कि एक्चुअल एक्चुअल फ्लक्स की वेव फॉर्म है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है फाई इक्वल टू जीरो से। और इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर इसके अंदर रीजन ये है कि कोर के अंदर क्या है, कोर के अंदर जीरो फ्लक्स है, कोई भी तरीके का फ्लक्स नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं फाई रेसिडुअल इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो कर्व जो तुम देख रहे हो डबलिंग इफेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके अंदर हमने ये माना है कि हमारे पास कोई भी रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, इसीलिए कर्व जीरो से स्टार्ट हो रहा था। नाउ अब केस आ जाता है कि अगर हमारा रेसिडुअल फ्लक्स होगा तब क्या होगा, तो बेसिकली जो रेसिडुअल फ्लक्स होगा वो डिसाइड करेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी कोर के अंदर के फ्लक्स की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले रेसिडुअल फ्लक्स समझते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव साइकिल में अपना ट्रांसफार्मर बंद करा होगा पिछली बार, तो वो वहां पे उसके अंदर रेसिडुअल जो होगा वो +5R होगा, जैसा कि पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। और अगर आपने इसे नेगेटिव साइकिल में बंद करा होगा तो रेसिडुअल फ्लक्स -5R पिक्चर में रह गया होगा, यानी कि कोर जीरो पे आ गई है, कोर के अंदर कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, फिर भी कुछ रिटेंशन या रेसिडुअल फ्लक्स उसके अंदर रिलाई कर रहा होगा। ठीक है, कुछ बचा हुआ फ्लक्स रह गया होगा, कोर पूरी तरीके से डीएनर्जाइज नहीं हुई होगी। तो ये वही दोनों +5R और -5R है। ठीक है, नाउ ये लाइन याद रखना, रेसिडुअल फ्लक्स क्या डिसाइड करेगा कि इनिशियल कंडीशन। नाउ अगर -5R की बात कर लेते हैं, तो -5R का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा फ्लक्स का कर्व जो प्रीवियस केस में डबलिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा था जहां पे रेसिडुअल फ्लक्स जीरो लिया हुआ था, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इस केस में यानी कि अगर हम बात करते हैं नेगेटिव रेसिडुअल फ्लक्स की, तो यहाँ पे कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, -5R से। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स की, तो इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स तुम्हारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, +5R से होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इनिशियल कर्व जहां से रह गया होगा वहां से हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब बनाते हैं वेवफॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स के ऊपर देखते हैं केस कैसा होगा। तो ये मेरी वेव फॉर्म है सिंपल सी, जैसा कि हर बार हम लोग देख चुके हैं। होना आइडियल फ्लक्स का मतलब डिजायर्ड हमें ये चाहिए,
वोल्टेज वेवफॉर्म ये है। अब हम स्विच ऑन कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स, हम मान के चल रहे हैं कि कोर के अंदर प्लस फाई आर है इस तरीके से। तो अगर प्लस फाई आर यहाँ पे है तो वेवफॉर्म भी तुम्हारी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि अब इनिशियल कंडीशन में कुछ फ्लक्स आपके कोर के अंदर मौजूद है। तो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। ये वेवफॉर्म देखो पैरेलल चलेगी, जो आइडियल फ्लक्स की वेवफॉर्म है उसके, ठीक है। जो आइडियल फ्लक्स की जो वेवफॉर्म है उसके पैरेलल बनेगी। लेकिन अब आप देख के बता सकते हो, ऑब्वियस सी चीज़ है, ये थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक। तो अब ज़रा इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज़ फाई एम, ठीक है। ये हो गई इनिशियल, अगर हमारी आइडियल फ्लक्स होती तो पीक वैल्यू फाई एम मिलती, ठीक। यहाँ पे होती फाई एम। ये कौन सी थी? ये तब होता जब अगर आप 0 से स्टार्ट किए होते। यानी कि अगर तुमने कोई भी किसी भी तरीके का रेजिडुअल फ्लक्स पिक्चर में नहीं रह जाता तो फाई एम मिलता, ठीक। तो ये हो गया फाई एम। यहाँ पे अगर अगर रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होता तो ये डबलिंग इफेक्ट तुम्हें मिल गया था पीक। लेकिन अभी भी देखो ऊपर है, तो ये कितना है? फाई आर। यानी कि अब अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, डबलिंग इफेक्ट जब पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स कोर के अंदर रह गया होगा और वहां पे जब डबलिंग इफेक्ट होगा तो देखो कितना होगा? डबलिंग इफेक्ट राइज अप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो देखो डबलिंग इफेक्ट का अगर हम बात करते हैं पीक वैल्यू की, तो कितनी होगी? 2 फाई एम प्लस में फाई आर। आई होप समझ में आ गया होगा इसको। देखो अगर मैं इसको और थोड़ा समझा देता हूँ, अगर हम लोग शुरू करते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, अगर हम लोग फाई आर इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोर में किसी भी तरीके का रेजिडुअल फ्लक्स नहीं होता तो फ्लक्स यहाँ से स्टार्ट होती वेवफॉर्म, और ये वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से जाती और ये हमें कितनी मिलती? डबलिंग इफेक्ट मिलता, यानी कि फाई एम प्लस फाई एम, तो 2 फाई एम मिलता। लेकिन क्योंकि कोर के अंदर प्लस फाई आर ऑलरेडी मौजूद था, तो अब की जो वेव फॉर्म होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट होके ये ब्लू लाइन की तरह ट्रेस करेगी। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 फाई एम प्लस में फाई आर। यानी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोर के अंदर किसी भी तरीके का पॉजिटिव रेजिडुअल फ्लक्स होगा तो ऐसे में डबलिंग इफेक्ट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्विचिंग ट्रांजिएंट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कंडीशन वर्स हो जाएगी। ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। यानी कि हमारा अगर कोर के अंदर, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर आपने सप्लाई बंद करी है और उसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स पॉजिटिव रह गया, तो अगर आप जब आप स्विच ऑन करोगे तो बहुत ही हाई स्विचिंग ट्रांजिएंट देखने को मिलेंगे अगर टी इक्वल टू 0 पे ऑन करते हो, और इतने ज़्यादा ट्रांजिएंट्स होंगे कि वहाँ पे आपके डबलिंग इफेक्ट से ज़्यादा फ्लक्स जाएगा, और उसको पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पीकी नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट आपको खींचनी पड़ेगी सप्लाई से, ठीक। तो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होगा नेगेटिव रेजिडुअल फ्लक्स का, उसको भी सीख लेते हैं। तो सेम हमारे पास वेव फॉर्म है। अब देखो नेगेटिव फ्लक्स जो होगा वो नीचे आएगा, तो यानी कि माइनस फाई एम से थोड़ा ऊपर माइनस फाई आर। अब कोर के अंदर अगर ऑलरेडी उसके जो डायपोल्स हैं वो ओरिएंट हो चुके हैं माइनस फाई आर में, तो अब जो वेव फॉर्म होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो कुछ इस तरीके की मुझे वेव फॉर्म मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ पीक को कैलकुलेट करने का, तो पीक में ये होगी तुम्हारी, अगर आइडियल फ्लक्स रहा होता तो फाई एम मिलती, लेकिन जब फाई आर है यानी कि रेजिडुअल फ्लक्स यानी कि एक्चुअल वेव फॉर्म है, तो वहां पे मुझे मिलेगा फाई एम माइनस फाई आर। आई होप ये समझ में आ गई होगी कैसे आया, इसको जरा और देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको देखो, अगर हम बात करता हूँ मैं यहाँ से अगर स्टार्ट किया होता, यानी कि अगर मैंने रेजिडुअल फ्लक्स को 0 रखा होता, तो तुम्हारी वेव फॉर्म जो होती 0 से स्टार्ट हुई होती, 0 से स्टार्ट हुई होती, तो डबलिंग इफेक्ट की तरह ये सर्टेन वेव फॉर्म हमें मिलती जो यहाँ पे जाती। ये हो गई जब रेजिडुअल फ्लक्स 0 है ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया है, ठीक है। ध्यान रखना इन सारी कंडीशंस में क्या चीज़ है कि t इक्वल टू 0 पे हमने सप्लाई को ऑन किया है, सप्लाई कनेक्ट की है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो t इक्वल टू 0 पे मैंने सप्लाई को ऑन किया है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक फाई एम और ये भी फाई एम होता, तो ये हो जाता 2 फाई एम। लेकिन अब क्या है वेव तुम्हारी, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव डायरेक्शन में ओरिएंट डायपोल्स ओरिएंट थे, तो फ्लक्स तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस फाई आर से स्टार्ट होगा। ये मैंने इसीलिए देखो तुम्हें शुरुआत में बता दिया था, रेजिडुअल फ्लक्स केवल ये डिसाइड करेगा कि वेवफॉर्म स्टार्ट कहाँ से हो रही स्विच ऑन करने पे, तो ये माइनस फाई आर से स्टार्ट होगी ना। अब अगर ये फाई एम, ये फाई एम, अब देखो अगर ये वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो फाई एम और माइनस फाई आर, तो फाई एम में से अगर फाई आर कर दोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज फाई एम माइनस फाई आर, यानी कि ये पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी? फाई एम माइनस फाई आर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं ये जो वेव फॉर्म बनाई है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाई हुई है यहाँ पे, क्लियर। ये सारी चीजें इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब जरा देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं डबलिंग इफेक्ट हमारा क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि अब अगर तुम पीक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पीक वैल्यू कितनी निकल गई? 2 फाई एम माइनस फाई आर। यानी कि ओरिजिनल जब डबलिंग इफेक्ट था तो 2 फाई एम थी, लेकिन रेजिडुअल फ्लक्स अगर नेगेटिव रह गया तो देखो 2 फाई एम माइनस फाई आर आ जाएगा पिक्चर में, क्लियर। तो यानी कि अब क्या हुआ है, इस बार डबलिंग इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव रेजिडुअल फ्लक्स रह गया तो नेगेटिव रेजिडुअल फ्लक्स से क्या होगा? डबलिंग इफेक्ट रिड्यूस होगा। आई होप समझ में आ गई होंगी दोनों केसें। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, यानी कि जितना भी हमने सीखा है, सबसे पहली चीज, अगर हम ट्रांसफार्मर में स्विचिंग ट्रांजिएंट की बात करते हैं तो किस किस पे डिपेंड करेगा? पहली चीज डिपेंड करेगा कि किस इंस्टेंट पे आपने स्विच को क्लोज किया है,
और दूसरा उसके अंदर कितना रेजिडुअल फ्लक्स बचा हुआ है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि कैसे अवॉइड करना है या कैसे हम डबलिंग इफेक्ट को रोक सकते हैं या स्विचिंग ट्रांजिएंट को रोक सकते हैं, तो पहले केस से हमने क्या सीख सकते हैं कि आप हमेशा स्विच ऑन करेंगे कब? जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम पे होगा, उस इंस्टेंट पे आप स्विच को ऑन करेंगे या फिर कह सकते हैं पाई बाई 2 पे हम लोग को स्विच ऑन करना होगा। दूसरा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स, यहाँ से क्या लर्निंग है? यहाँ से लर्निंग ये है कि भाई कोर का आपको फ्लक्स रेजिडुअल फ्लक्स 0 रखना है, ठीक है? नेगेटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप 0 रख लो, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो पॉजिटिव था तो उससे डबलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था, नेगेटिव होगा तो कम होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 0 रखो, 0 रखने से बहुत तरीके से आप बच जाएँगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रखने में आप डाउट में रह सकते हो, क्योंकि आप नहीं पता कि किस इंस्टेंट पे आपने कोर को बंद किया है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रेसिडुअल फ्लक्स हम लोग क्या करें, 0 रखें, वही हमारे लिए बेटर है। तो अगर आपको स्विचिंग ट्रांजिएंट यानी कि डबलिंग इफेक्ट या किसी भी तरीके के इनरश करंट को रोकना है ट्रांसफार्मर ऑन करते समय, तो 2 कंडीशन ये याद रखनी होगी, रेसिडुअल फ्लक्स 0 और वो आपको स्विच ऑन हमेशा कब करना होगा, वी मैक्सिमम या फिर पाई बाई 2 पे, ठीक? तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोर के अंदर रेसिडुअल फ्लक्स रह गई तब क्या होगा? ये थोड़ा-सा एक कह सकते हैं एडवांस वर्ज़न था, जनरली पेपर्स में नहीं पूछा जाता है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि रेसिडुअल फ्लक्स कोर की कैसे ट्रबलिंग इफेक्ट या ट्रांजिएंट को असर असर करती है, ठीक है? तो यहाँ तक अब ये पूरे 3-4 पार्ट जो मैंने डबलिंग इफेक्ट पे बनाए हैं, आई होप समझ में आए होंगे, आपने एन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स का, ठीक? अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लेना है और डबलिंग इफेक्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन के ऊपर चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की, तो जुड़े रहें और नए-नए लेक्चर्स देखते रहें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।